ऐसे एक जस्टिस साहब भी यहां बैठे थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमारे यहां जब चाटुकारिता चरम पर हो तो समाज अपने हीरोज को नहीं पहचानता है, और जब समाज हीरोज को नहीं पहचानता है तो समाज में हीरो पैदा होना बंद हो जाते हैं। जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब यही बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले तक। हम नहीं जानते कि उन्होंने भारत राष्ट्र में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। यूं तो हजारों जज, हजारों जस्टिस आए और चले गए। जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जजमेंट के दरमियान लंबी बहस के बाद एक फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को एज इट इज माना। और फैसला सिर्फ इतना था कि जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब ने कहा कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, और हमें आज तक पता नहीं ये बात। ऐसे लोग भी बैठे हुए थे। यहां पवन सिन्हा साहब बैठे हुए थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी भी करते हैं और अपना एक गुरुकुल चलाते हैं जिसमें 100 बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां ऐसे लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन बहुत सारी बातें की। मैं खास तौर से भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार हमारे बीच में हैं, मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उनको ये पता था कि मंच पे जितने हैं सब बड़े क्रांतिकारी हैं। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत की कि यहां बैठे वो। यह आसान काम नहीं होता है। सरकार का नुमाइंदा आता है तो उसके सामने संकट होता है कि कहीं कोई ऐसी बात न कह दे जिससे सरकार के बारे में कोई उल्टा सीधा सोचने लगे। खरे साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने कहा, जोर से कहा कि अब समय आ गया है, सच बोलना चाहिए। अगर सच बोल रहे हैं लोग तो मुझे लगता है कि उसमें सुभाष बाबू के बारे में जो कुछ हुआ वो भी होगा, मूर्ति भी उनकी लगेगी, 26 जनवरी की जगह 23 जनवरी भी शुरू होगा। और ये लड़ाई हम सब ने, चाहे वो 1947 हो या स्वतंत्रता की लड़ाई हो, हमने किस्से कहानी पढ़े हैं। लेकिन आज मैं मानता हूं कि हमें इतिहास ने इस समय ने एक लम्हा दिया है। इस लम्हे में हम जो भी जहां हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जो भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग इतिहास को ही लिखेंगे, सब लोग भाषण ही देंगे। ये जो पूरे देश में वैचारिक क्रांति है, इसमें हर एक की सहभागी है। जो लोग जीडी बख्शी, आर.एस. सिंह, शूल पंडित सबको सुनते हैं, इनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसे का होता है। ये 10-15 लोग पूरे देश में। कल हम लोग एक गांव में थे जहां परमानंद यादव साहब, जो 102 या 103 साल के हैं, आज़ाद हिंद फौज के हैं, कल शायद हम लोग वहां थे। 2 दिन बाद में फिर कहीं और जाऊंगा, अनुज भाई कहीं और जाएंगे, कर्नल आर.एस. सिंह साहब अभी लौटे हैं, फिर कहीं और जाएंगे। ये सिलसिला पूरे देश में चल रहा है। मेरी आप सबसे विनती है कि बहुत सारी बातों पे न जाए, मैं सिर्फ 2 घटनाएं आपके सामने रखता हूं। उससे पता चलता है कि भारतीय समाज कितना खामोश और डरपोक था, कितना डरा हुआ था। और कहा जा रहा है कि इसी हॉल में एडवीना भी रहती थी, लेकिन तस्वीर अकेली लगी हुई है। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, 47, 48, 49, 50 में क्या हुआ, सुभाष के साथ क्या हुआ, यह भी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं। आजाद भारत की पार्लियामेंट में 1960 के अंदर मैडम एडवीना माउंटबेटन, मलेशिया के एक टापू के ऊपर उनका देहांत हो गया। 2 घटनाओं को मिला रहा हूं इसलिए आप सोचे कि हमारे सामने बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम बोलते नहीं थे। इसलिए खरे साहब जो कह रहे हैं कि आप सच बात को पूरी ताकत से बोलिए, और ये सरकार के सबसे बड़े ऑफिस का नुमाइंदा आपसे कह रहा है। 1979 में जेपी मूवमेंट जिन्होंने चलाया, पूरे देश में क्रांति खड़ी कर दी, युवा यहां सब लोग आ गए सड़कों पे निकल के। 1979 में जयप्रकाश नारायण का देहांत हुआ। यह बात अलग है कि उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो ने 3-3, 4-4 बार उनके देहांत की गलत खबर दी। 79 में जब उनका देहांत हो गया तो भारत की पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लोग जो उनकी पीठ पे चढ़ के सत्ता तक पहुंचे थे, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो चाटुकार जो पार्टी थी, उसके लोग खड़े हो गए कि साहब वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उन्हें हम कैसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं।
ये 79 की घटना है। तो 79, 97 और 79, सॉरी एक घटना और है, वो मैं मिस कर रहा हूं इसमें। एक घटना यह है कि वो डेट मुझे याद नहीं रहती बार बार। एक घटना और है कि 79 में एडवीना के असली पति वो कहीं विदेश में फिशिंग कर रहे थे बोट से। 79 वो बोट से फिशिंग कर रहे थे, उनकी बोट में बम लगा दिया और वो बम से मारे गए। हमारी गुलामी की मानसिकता देखिए कि 79 में भारत के सेनाओं की एक टुकड़ी गई उनको सलामी देने के लिए, और 1960 में मैडम एडवीना माउंटबेटन का मलेशिया के एक टापू पे देहांत हुआ और भारत की आजाद पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने संसद में उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमने पूछा नहीं कि 60 में हम किनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और 97 में भारत के सपूत को श्रद्धांजलि देने में लोगों को अगर मगर लग रहा था। इसलिए आज संचार क्रांति के इस दौर में आप सच बोले और जोर से बोले। आपका सच इतना ताकतवर होना चाहिए कि आने वाली सत्ताएं भी इस बात को समझें कि लोगों को सच पता चल गया है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सरकार नहीं बदली, कोई 2014 में कुछ बदल गया, सरकार में कुछ लोग आ गए, ये मैं कभी नहीं मानता। मैं मानता हूं कि 2014 इसलिए पैदा हुआ कि भारत का सनातनी बदला, इसलिए 2014 पैदा हुआ। और आपकी सामूहिक शक्ति पहली बार दिखी। दुनिया को पता चला कि जो लोग ये मानते थे कि यहां यादव है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, दलित है, ये तमाम सारे लोग थे। आप 2014 में आप सबसे दरकिनार करके आप पहले सनातनी हिंदू है। इसलिए सत्ता में बैठने वालों को इस बात का भी एहसास है कि उनके पीछे कौन खड़ा है। और आपने 14 के बाद 19 रिपीट किया, इसलिए 370 भी हटी, 35A भी हटी और सुभाष की मूर्ति भी लगी। इस मुहिम को बनाए रखिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।